नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के 2020 के पेपर जैसे कि हो रहे हैं, इससे पहले जस्ट जो पेपर था आपका पंचम प्रश्न पत्र सोशल साइंस वाला, वो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा। और कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी पेपर सॉल्यूशन की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आपको कमेंट में भी मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारा जो षष्टम प्रश्न पत्र हिंदी हुआ है उसका सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय से। पहला बहुविकल्पीय था, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या माखन लाल चतुर्वेदी। तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साकेत मैथिली शरण गुप्त रचित महाकाव्य का नाम है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? स्वराघात, लय, गति या विराम। तो आरोह अवरोह की बात हो रही तो गति आपका तो एक लगातार होता है, विराम की अगर बात करें तो रुकना होता है। स्वराघात और लय दो ऑप्शन बचे। तो स्वराघात क्या होता है? जब बात की जाती है किसी व्यंजन या स्वर पर अधिक जोर देने की। तो यहाँ पर तो आरोह अवरोह की बात हो रही है। पहला, तीसरा, चौथा कोई नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कहते भी है ना कि जब आप कोई कविता गाते हैं तो कहते हैं एक लय बनाए रखिए, तो वही तो होता है आपका आरोह अवरोह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। प्रश्न देखने में कठिन है पर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है बस उसको आपको समझना है। देखिए, अनुस्वार जो होता है मैंने क्या बताया था, बिंदी होती है अनुस्वार। और जो अनुनासिक होता है वो चंद्र बिंदी होती है। इतनी चीज मैंने आपको बताई थी। प्रश्न में कह रहा है कि अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार मतलब बिंद, ऐसा कोई शब्द ढूंढिए जिसमें बिंदी आती हो और उसके बाद पा आता हो। जैसे आप कहें हैंडपंप हो गया, तो लिखिए इस प्रकार से हैंडपंप, हैंड पंप। अब देखिए यहाँ पर जो आधी माँ आ रही है यही तो इस बिंदी को परिभाषित कर रही है। बहुत लोग इसी पंप को इस टाइप से भी लिख देते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है यदि पा अनुस्वार के बाद यदि पावर का व्यंजन आ रहा है, तो अनुस्वार ये जो है आपका, इसके बाद पावर का व्यंजन आ रहा है, आप कहेंगे आ रहा है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो एक्चुअल में किसको परिभाषित करता है? वो इस माँ को ही तो परिभाषित करता है। बिल्कुल करता है। तो यही चारों ऑप्शन में देखिए, जा, मा, गा और इस टाइप से शा दे रखे हैं और सभी में हलंत भी लगा है क्योंकि वो आधी मात्रा है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन माँ हलंत के साथ ये सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो बहुत ही चर्चित ये भी हैं, विष्णु प्रभाकर। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कम से कम इन्होंने ये अच्छा किया है कि जितनी भी रचनाएं पूछी कोई ऐसी नहीं पूछी जो चर्चित नहीं है या फेमस नहीं है। जितनी भी हैं ये बार बार रिपीट होती हैं, वही वाली सभी लेखक और रचनाएं पूछी गई हैं, तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। पांचवा और लास्ट बहुविकल्पी आपका, काव्य की आत्मा है। रस होती है, छंद होती है, अलंकार होती है या सभी होती है? तो आप सभी जानते हैं रस भी होगा, छंद भी होगा, अलंकार भी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, काव्य की आत्मा। अब बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार और भी जो बचे हुए पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कराया जा सके। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका प्रश्न नंबर 6 है, अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के दो प्रमुख कारण बताइए। तो कोई भी दो पॉइंट आप इसमें लिख सकते थे, जैसे कि आपका सबसे पहले तो जो संस्कृत भाषा है उसका उचित ज्ञान ना होना। दूसरा लिख सकते थे कि वर्तनी संबंधी जो भूल है वो इसमें हो जाती। तो दो ही तो लिखने थे। और मैंने जो आपको फर्स्ट डिवीजन में हिंदी वाले बताए थे उच्चारण शिक्षण के दोष, तो वो भी इसमें इतने सारे मैंने पॉइंट बताए थे, कोई भी आप इसमें से अपने हिसाब से लिख सकते थे। बस संस्कृत भाषा का ध्यान आपको रखना था उसमें, रुक रुक कर बोलना या वर्णों को शीघ्रता से बोलना। बाकी मैंने दो आपको जो बता दिए वही आप आसानी से लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 7 कि नीति का कोई एक श्लोक लिखिए। नीति के श्लोक के संदर्भ में फर्स्ट डिवीजन में मैंने क्लियर तरीके से कहा था कि एक ना एक अपना जो भी श्लोक है जो आपको पहले से याद है, नहीं याद है, जरूर याद कर लीजिएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक 2019 में भी आया था और मैंने ये बताया भी था और ये भी कहा था कि जरूर एक याद कर लीजिएगा। देखिए पेपर में वही आया भी, नीति का कोई एक श्लोक। नीति मतलब नीति से संबंधित है, जैसे कि चाणक्य के बहुत से नीति संबंधी श्लोक हैं और बहुत सी बातें आपको महाभारत के श्लोकों में नीति संबंधित मिलती हैं, तो वो कोई भी आप इसमें लिख सकते थे। अगला प्रश्न था 8वां, कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर तो कोई दो लिखे हैं, तो आप कोई भी टाइप, जैसे आप देखते हैं कोई घटना प्रधान कहानी होती है जिसमें घटना का चित्रण किया जाता है। और भी मैंने शायद बताया भी था आपको कि एक पोयम वाली कविता प्रधान होती है, इसमें कविता में बातें कही कही जाती हैं।
और चरित्र प्रधान कहानियाँ आपकी होती हैं जिसमें चरित्र के बारे में बताया जाता है। वातावरण प्रधान कहानी होती हैं से आपकी होती बहुत सी हैं। आप कहानी के 2 प्रकार में से घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान या और भी जो हैं उनमें से कोई भी 2 लिख सकते थे। अगला प्रश्न, नवा वाला, छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? कल मैंने फास्ट रिवीजन में सभी संयुक्त वर्ण किससे मिलकर बने हैं बताए थे। मैं आपको दिखाता हूँ भी हूँ, ये फास्ट रिवीजन वाली पीडीएफ है। संयुक्त व्यंजन है छत्रज्ञा और श्रा। मैंने कहा था छा जो है वो का और शा से मिलकर बना है, त्रा जो है आपका ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा आपका जा और इया से, और श्रा जो है शा और रा से। मैंने कहा था ये चारों बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल वाले जो एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं, तो आपको हर हाल में ये याद होने चाहिए। चलिए यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछ लिया गया। तो आपका जो छा पूछा गया था वो हलंत वाला का और शा इससे मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर आपका का और शा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखने थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि गद्य में क्या होता है, जैसे निबंध वगैरह होते हैं पूरे उस टाइप का गद्य फॉर्म होता है। जो पद्य होता है वो आपकी पोयम होती है। तो यहाँ पर गद्य की पूछी गई थी 2 विधा, तो सबसे पहले तो एक कहानी ही आप लिख सकते हैं क्योंकि कहानी आप गद्य में ही देखते हैं। निबंध आप लिख सकते हैं, निबंध आप इसमें देखते हैं। 2 ही पूछी गई थी, और भी लिख सकते हैं जैसे कि उपन्यास हो गया आपका, आत्मकथा हो गया, इस टाइप की चीजें इसमें होती हैं। 11 प्रश्न पूछा गया था, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो एक तो पर्यायवाची हर व्यक्ति जानता है, स्वर्ण का सोना होता है, और आपका इसी का ही संस्कृत रूप सुवर्ण होता है। तो 2 तो आप हर हाल में लिख के आए होंगे। बाकी और जो होते हैं जैसे कंचन हो गया, तामरस हो गया, हिरण्य हो गया, वो और भी इसमें लगभग 4 तक आप लिख सकते थे, पर ये 2 तो हर हाल में लिखना है। 11 प्रश्न हो गए। अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 12 नंबर प्रश्न आया है, जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर। फास्ट रिवीजन में मैंने पूरे फास्ट रिवीजन में केवल एक अंतर बताया था, वो अंतर कौन सा था? जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ भी। तो ये देखिए वो पीडीएफ, जीवनी और आत्मकथा में अंतर मैंने दिखाया था, 2016-19 में आया था। अंतर में मैंने इतनी कथा कहानी आपको बताई नहीं थी, मैंने डायरेक्ट अंतर ही बताया था, और यहाँ पर टोटल अंतर 4 ही लिखे थे और प्रश्न में भी आपके 4 ही पूछे गए हैं। ऐसा कल भी हुआ था कि मैथ में भी वो जो लास्ट वाला प्रश्न आया था मॉडल पेपर में, सेम वही चीजें थी। वो भी 2 नंबर में फंसा था और ये भी आपका 2 नंबर का है। देखिए, 2 मेरे जितने प्रश्न हैं सब 2 नंबर वाले में सीधे फंसते हैं, बड़े बड़े प्रश्न, ताकि आपका सीधे सीधे सही हो। तो कोई 4 अंतर थे, आप इनमें से 4 कोई जो 4 कोई क्या चारों ही लिखने थे आपको। कि ये आत्मकथा की डेफिनेशन, व्यक्ति अपने जीवन की निजी गहराइयों से जुड़े रहते हैं, लिखने वाले व्यक्ति गहराइयों से परिचित हो, लेखक अपना जीवन वृत्त स्वयं प्रस्तुत करता है, इसमें जीवनी लिखने की यही सामग्री विभिन्न स्रोताओं से एकत्रित होती है, आत्मकथा आत्मिक आत्मनिष्ठ होती है, ये वस्तुनिष्ठ होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते थे। आगे देखते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर। ये भी प्रश्न मैंने फास्ट डिवीजन में सबसे लास्ट में कराया था, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही फास्ट डिवीजन वाली पीडीएफ, प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय आपका देख रहे हैं, प्रत्यय के टाइप लिखे थे, यानी प्रत्यय की डेफिनेशन लिखी थी। अंत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर शब्दांश लगाया जाता है। उदाहरण मैंने साथ में प्रकार भी बताए थे प्रत्यय के, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, दोनों के बारे में मैंने बताया था कि क्या होता है तद्धित प्रत्यय, क्या होता है कृत प्रत्यय। और इसी प्रकार आपका जो उपसर्ग था वो ऊपर मैंने बता दिया था, ये उपसर्ग है, इसका अर्थ शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। अगला देखते हैं, मौन वाचन किसे कहते हैं। ये भी मैंने कल फास्ट रिवीजन में कराया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये प्रश्न मैंने कराया था, मौन वाचन से क्या अभिप्राय है, मौन वाचन के प्रकार। प्रश्न में इन्होंने क्या पूछा है, केवल मौन वाचन पूछा है। मैंने तो आपको प्रकार तक कराए थे कि प्रकार भी पूछें तब भी आप कर ले जाएं। तो लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन होता है। मौन वाचन में होश नहीं हिलते हैं। बाकी यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी थी, सब बता सकते थे। प्रकार नीचे मैंने बताए थे मौन वाचन के, द्रुत वाचन, गंभीर वाचन, दोनों के बारे में भी बताया था। द्रुत वाचन मतलब होता है शीघ्रता से पढ़ना, गंभीर मौन वाचन होता है गंभीर अथवा गहन पठन उस विषय वस्तु का किया जाता है जो सारगर तथ्यात्मक तथा क्लिष्ट भाषा से बद्ध होती है। और इसके सभी के उद्देश्य भी मैंने बताए थे कि कहीं से कुछ भी पॉइंट है आप कर ले जाएं। 15 प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने एक अनुच्छेद का आपको अर्थ बताया था, मैं दिखाता हूं आपको। ये मैंने दिखाया था आपको कि अनुच्छेद का अर्थ इस टाइप से बताया था पूरा। तो यही पूछा गया है, ये जो अनुच्छेद है इसका उचित शीर्षक चयन करने के लिए, मतलब इसका क्या शीर्षक हो। नीचे शीर्षक मैंने जैसे दिखाया था कि इसका ये शीर्षक होगा, तो इसको सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको इसमें लिखना था, तो वो आप लिख सकते थे।
फिर था कविता शिक्षण के उद्देश्य। मैंने आपको फर्स्ट डिवीजन में कविता जो है उसको ना शिक्षण के उद्देश्य नहीं, कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताए थे। कहानी शिक्षण के उद्देश्य एक प्रश्न मैंने कराया था, उसमें जो पॉइंट बताए थे मैंने, सेम यही पॉइंट आप लिख सकते थे कविता शिक्षण में। जैसे कि ज्ञान को सरल और रोचक बनाना, बिल्कुल दोनों का उद्देश्य होता है। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरों का ज्ञान कराना, भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। मैंने क्या कहा था, यही सब पॉइंट आपको लिखने हैं। कल्पना तर्क शक्ति को विकसित करना, ध्यान पर सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल विकसित करना, भावात्मक चारित्रिक भावनाओं का विकास, सामाजिकता की भावना, कहानी लेखन में रुचि, हर चीज तो आपकी यही लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था 17, विशेष किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आप क्या कहेंगे, विशेषण शब्द जिस शब्द या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष कहते हैं। विशेषण में ही दो ही वर्ड होते हैं, एक विशेष होता है, एक प्रविशेषण होता है, एक विशेषण होता है। प्रविशेषण क्या होता है, हिंदी में कुछ जो विशेषण होते हैं उनके भी विशेषण होते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आप कहें पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं, तो उसमें जो साहसी विशेषण है उसका भी विशेषण बड़े हैं, तो विशेषण का विशेषण जो है वो आपका प्रविशेषण में आता है। पर जो विशेष में पूछा गया था, ये आप कहते हैं कि विशेषण शब्द जिस शब्द चाहे वो संज्ञा का हो चाहे सर्वनाम की, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेष कहते हैं। उदाहरण भी लिखना था। जैसे मैं आपसे कहूं कि गाय जो है, संज्ञा से गाय जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, परंतु अगर लाल गाय हम कह दें तो उससे क्या होता है, लाल गायों का ही केवल बोध होता है, सभी गाय का बोध नहीं होता। तो यहाँ पर जो लाल है वो विशेषण है और जो गाय है वो संज्ञा है। तो लाल विशेषण गाय शब्द की विशेषता बतला रहा है, इसलिए गाय शब्द आपका विशेष शब्द होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते थे। लास्ट आपका पूछा गया था संस्कृत में अनुवाद। हर साल हिंदी से संस्कृत में कहीं शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं, या कह सकते हैं अनुवाद पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद पूछ लिए गए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इतना कॉमन है, इतनी बार पूछा गया है। वृक्षात पत्राणि पतंति, इसका होगा क्या होगा, मैं लिख भी देता हूँ चलिए यहाँ पर। तो वृक्षात पत्राणि, ये बहुत बार रिपीट हुआ, इससे पूर्व के वर्षों में भी आ चुका है अलग अलग सेमेस्टर में। अब आपके सेमेस्टर में आया कि नहीं, क्योंकि मैं सारे सेमेस्टर की तैयारी करा रहा हूँ, तो इतना है मुझे याद कि ये भी आ चुका है। अगला है, तो इसमें क्या याद है, जैसे राम है तो राम सह होता है, सह तौते इस टाइप से चलता है। तो जाता है किसमें होगा, आपका वर्तमान काल में होगा। उसमें आपका जो रूप चलता है जाने के सन में, गच्छति गच्छता गच्छन्ति इस टाइप से चलता है। तो राम के साथ क्या आएगा, गच्छति आएगा। और घर का क्या होगा, गृहम, तो राम गृहम गच्छति। इस प्रकार से आप बना सकते। तो पूरा मैंने पेपर करा दिया। ओवरऑल कैसा कि आपका पेपर गया और कितने प्रश्न आपके सही रहे, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, और भी लोग अपना पेपर चेक कर सकें। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।